हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर प्रेप्स। माई सेल्फ खुशी और मैं आपको स्वस्त्रत पढ़ा रही हूँ। तो आज हम देखेंगे दिनचर्या का पार्ट 4। अब इस दिनचर्या के पार्ट 4 में हम फाइनली इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। अब टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे? धूमपान, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, उद्वर्तन, और उद्वर्तन के साथ 3 वर्ड्स और आते हैं, उद्घर्षण, उत्सादन और उद्वर्तन। इनके बीच का डिफरेंस, संवाहन, स्नान और अनुलेपन, एंड लास्ट इज वस्त्र धारण। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे आज के। स्टार्ट करते हैं विद धूमपान। अब धूमपान और धूम्रपान ये दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। धूमपान को और धूम्रपान को प्लीज़ मिक्स मत करना, ये हाईली लीथल फेटल है। वी शुड नॉट गो फॉर दैट। हमारे शास्त्रों में जिस चीज़ का वर्णन है वो है धूमपान, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो। और धूमपान का मतलब क्या होता है? मेडिकेटेड स्मोक होती है, मेडिकेटेड स्मोक का इनहेलेशन करना, दैट इज़ धूमपान। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। धूमम पियते इति धूमपान, ठीक है। तो मेडिकेटेड धुआं जो है, धूम जो है, उसका पान करना, उसको अपनी बॉडी में इनहेल करना, उसको बोलते हैं धूमपान। टाइप्स कितने होते हैं धूमपान के? तो चरक सूत्र 5 में आचार्य चरक ने धूमपान 3 प्रकार के बताए हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। प्रायोगिक क्या होता है? जो हम दिन में 2 बार प्रयोग करते हैं। स्नेहिक धूमपान का हम दिन में 1 बार प्रयोग करते हैं। और विरेचनिक जो होता है उसको 3 से 4 बार प्रयोग करते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, जो प्रायोगिक है, नाम ही उसका प्रायोगिक है, मतलब कि प्रयोग होने वाला। तो जो आप डेली बेसिस पे प्रयोग करोगे, यूज़ करोगे दैनिक प्रयोग में, वो है आपका प्रायोगिक। और दिन में आप जैसे अगर कोई नॉर्मल मेडिसिन कोई प्रिस्क्राइब करता है तो वो क्या होता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार। तो प्रायोगिक, दैनिक प्रयोग और 2 बार यूज़ करनी है। देन स्नेहिक, स्नेहिक मतलब कि जिसमें स्नेह की मात्रा ज़्यादा होती होगी। अब स्नेहिक जो है और विरेचनिक, ये दोनों ही आवस्थिक हैं। आपकी अवस्था के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही आप इनको यूज़ करोगे। तो स्नेहिक और विरेचनिक रोज़ रोज़ यूज़ नहीं कर सकते। और स्नेहिक जो है वो 1 बार यूज़ करनी है। विरेचनिक, देखो कितने सारे इसमें वर्ण आ रहे हैं, अक्षर आ रहे हैं, तो ये 3 से 4 बार। और स्नेहिक छोटा सा है वर्ड, तो 1 बार। ऐसा याद करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेट करके इसको याद कर लेना। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, धूमवर्ती निर्माण। ओके, धूमवर्ती निर्माण। अब धूमपान कैसे करते हैं? तो धूमपान करने के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं एक धूमवर्ती। धूमवर्ती कैसे करेंगे? चतुर्जात, पंचवत्कल आदि, ये बेसिक मैंने बता दिया कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं धूमवर्ती निर्माण के लिए, जो आप चरक सूत्र 5 में देख सकते हो। याद करने के लिए ये याद रखना, चतुर्जात और पंचवत्कल आदि, ये तो लिखना ही है, ठीक है। चतुर्जात में क्या आता है? आई होप सबको पता होगा, त्वक, पत्र, एला और नागकेशर, ये चतुर्जात है। और पंचवत्कल में ऐसे 5 वृक्ष जिनकी वत्कल मतलब जिनका त्वक प्रयोग होता हो, अर्क, न्यग्रोध, नहीं सॉरी, लोद्र, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, पिरीश, पंचवत्कल। तो इनके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है धूमवर्ती निर्माण के लिए। ये जो है ये प्रोसेस है प्रायोगिक के लिए, क्योंकि हम स्वस्थव्रत पढ़ रहे हैं। स्वस्थव्रत हेल्दी वाले लोगों के लिए होता है ज़्यादातर, जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं उसके लिए दिनचर्या। दैट्स वाई हम प्रायोगिक वाला ही सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स ये हो गए। अब उसके बाद क्या करना है? पिष्टवा, लिम्पेच, इशिकाम, ताम्रवर्ती, यवसमनिभम, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप पिष्टवा पीसेंगे। फिर लिम्पेच, इशिका, इशिका का मतलब होता है शलाका, ठीक है। ऐसी एक शलाका ले सकते हैं आप, कोई भी स्टिक ले सकते हैं, उसके ऊपर आप इसको क्या करेंगे? रैप करेंगे इस चूर्ण को। लिम्पेच का मतलब होता है रैप करना। और कितना? वर्ती, ऐसी एक वर्ती बनाएंगे। यव समनिभम, यव का मतलब जौ देखा है कभी? ऐसा होता है वो, आगे पीछे से पॉइंटेड और बीच से ऐसे उठा हुआ, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यव समनिभम। नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, अंगुष्ठ सम्मिताम अष्ट अंगुल समाम।
जो उसकी ऐसे आपने वर्ती बनाई, ठीक है, यव के समान हो गई ये। अंगुष्ठ सम्मितम, अंगूठे जितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, अंगुष्ठ जितनी। और अष्ट अंगुल सम्मिताम, जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी, अष्ट अंगुल, अष्ट अंगुल समाम। शुष्काम निगर्भाम ताम वर्ती, अब ये जो वर्ती है इसको आप ड्राई कर दोगे, धूप में रख देंगे, सुखा देंगे इसको, और फिर धूम नेत्र अर्पिता, एक धूम नेत्र होता है उसमें आप इसको रख देंगे, और फिर इसको स्नेहिक अग्नि संप्लुष्टाम, धूम नेत्र अर्पिता नरा स्नेहिका नाम अग्नि संप्लुष्टा नाम, ये जो वर्ती बनाई है इसको आप स्नेह में डिप करेंगे, किसी भी ऑयल या फिर मेडिकेटेड घी में डिप करेंगे, फिर उसको अग्नि से जलाएंगे, क्योंकि वो चूर्ण जो है वो फ्लेमेबल नहीं है कि वो फायर को कैच करके आपको धूम दे देगा। तो फायर कैच करवाने के लिए यू हैव टू डिप दैट इन ऑयल और घी। उसके बाद आप उसको अग्नि देंगे, और फिर वो जो धूम निकल रहा है उसको धूम नेत्र, धूम नेत्र बेसिकली आप बहुत इजी है बनाना, पेपर से भी सॉरी लीफ से भी बना सकते हैं। लीफ जो होती है उसको रैप करके ऐसे ऐसे रैप करके एक सर्कल सा बना लेते हैं इस टाइप का, और उसके अंदर हम अपनी वर्ती को फिट करते हैं। जब हम स्नेह में डिप करने के बाद इसको अग्नि से जलाएंगे और फिर बुझा देंगे तो धूम निकलनी स्टार्ट होगी, और यहाँ से आप उसको इनहेल कर लेंगे थ्रू योर नोज़, ये जो धूम आएगा। तो ये इसका प्रोसीजर होता है फॉर धूमपान। पिबेद प्रायोगिकीम सुखाम, ये प्रायोगिक धूमपान का वर्णन हो गया वर्ती का। अब कब कब हम धूमपान कर सकते हैं, तो 8 काल बताएं आचार्य चरक ने। स्नात्वा, स्नान करने के बाद, भुक्तवा, खाना खाने के बाद, समुलिख्य, लेखन कर्म मतलब कि टंग क्लीनिंग, शुत्वा, छींकने के बाद, दंतान घृष्य च, दंत धावन करने के बाद, टीथ को ब्रश करने के बाद, नावन, नस्य कर्म के बाद, अंजन, आँखों में अंजन लगाने के बाद, अंजन प्रयोग करने के बाद, निद्रांते, सोने के बाद। ये 8 काल हैं, ये श्लोक लर्न कर लेना। ये श्लोक आंश है, वैसे कंप्लीट श्लोक नहीं है ये, तो इजी है, चरक सूत्र 5th में मेंशन्ड है, इसको याद कर लेना। स्नात्वा भुक्त्वा समुलिख्य, श्रुत्वा दंता निघृष्य च, नावन अंजन निद्रांते। 5 टाइम्स भी बोलेंगे तो लर्न हो जाएगा। तो ये हो गए धूमपान के 8 काल। अब आते हैं धूमपान के लाभ, बेनिफिट्स क्या होते हैं धूमपान से। गौरवम शिरसा शूले, किसी को सिर में भारीपन है, सिर में पेन है, शूल है। पीनस मतलब कि साइनोसाइटिस, एलर्जी, राइनाइटिस, ये सारी चीज़ें। अर्धाव भेदक, आधे सिर में पेन होना। कर्ण अक्षी शूल, कानों में पेन होना, आइज़ में पेन होना। कास, कफिंग, कफ कैसी वाली, अगर कफ वाली कफ है मतलब स्पूटम आ रहा है उसमें, तो उस वाली में तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। हिक्का, हिचकी आना, हिकअप्स, श्वास, डिज्निया या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम। गलग्रह, गर्दन में, गल में पैरालिसिस होना। दंत दौर्बल्य, टीथ लूज हो, वीक हो, उसमें भी बेनिफिट देता है। श्रोत्र घ्राण अक्षी दोष जहा, श्रोत्र मतलब कान, ईयर्स, घ्राण मतलब नोज़, आइज़ के दोष हों तो उसमें भी धूमपान लाभ देता है। पूती घ्राण आस्य गंधश्च, पूती घ्राण मतलब किसी किसी को क्या होता है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड साइनोसाइटिस या ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो कभी कभी क्या होता है नोज़ से उनको ना स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है, तो उस केस में भी धूमपान से बेनिफिट मिलता है। आस्य गंधश मतलब मुख में से स्मेल आना, किसी के माउथ फाउल स्मेलिंग होते हैं तो उस केस में धूमपान से उनको बेनिफिट मिलेगा। अरुचि, खाना खाने का मन नहीं करता। हनुग्रह, मन्याग्रह, पैरालिसिस हैं ये दोनों। ग्रह का मतलब होता है पैरालिसिस। हनु मीन्स चिन, मन्या मीन्स गर्दन। कंडू, कृमि, पांडु, एनीमिया। अब ये रिसर्च हो सकती है इस टॉपिक पे कि आखिर एनीमिया में धूमपान कैसे बेनिफिट कर रहा है। हाउएवर उसको हम इस चीज़ से
थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसी होंगी जो आपकी बॉडी में थ्रू स्मोक आयरन को रिप्लेनिश कर रही हो और उसके थ्रू वो पांडु रोग दूर कर रही हो। पर ये एक अच्छा रिसर्च टॉपिक है। खालित्य मतलब बाल्डनेस, बालों का गिरना। पिंजरत्वम अर्ली एजिंग या फिर प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। केशानाम पतनम हेयर फॉल। गल शुंडी उपजीविका ये प्रॉपर डिजीज़ेस हैं। शवथु अति तंद्रा बहुत ज़्यादा थकावट। अति निद्रा। तो इन सारे डिजीज़ेस में धूमपान जो है वो लाभ देता है। देन सम्यक धूमपान के लक्षण क्या होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी देर तक हमें उसे मेडिकेटेड स्मोक देनी है। तो जब तक सम्यक धूमपान के लक्षण नहीं आ जाते तब तक हम मेडिकेटेड स्मोक देते हैं। सम्यक धूमपान के क्या लक्षण है। हृत कंठ इंद्रिय समशुद्धि। देखो आप किसी को मेडिकेटेड स्मोक दे रहे हो, स्मोक इनहेल्ड करवा रहे हो, तो उससे उसको क्या होगा, कहाँ कहाँ पे जा रही है वो स्मोक, उसके गले में जा रही है, आईज़ वगैरह में जा रही है, नोज़ में जा रही है। अब कोई मेडिकेटेड स्मोक लेगा, उसके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, रिमूव आउट होंगे, तो उसको हल्का लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा कि कुछ साफ़ हो गया, अच्छा सा लगेगा, प्योरिटी फील होगी। तो हृदय कंठ इंद्रिय समशुद्धि। लघुत्व शीर्षा क्षमा, सिर में भी पेन जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि साइनोसाइटिस में धूमपान बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जब वो कफ निकल गया बाहर सिर में जो जमा हुआ था, तो सिर का पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। यथेरितानाम दोषाणाम सम्यक पीतस्य लक्षणम। यथेरिता इतर, यहाँ पे इतर का जो मतलब है वो होता है बचे हुए दोष। तो यहाँ पर जो भी बचे हुए दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। ये सम्यक पीतस्य लक्षण मतलब सम्यक धूमपान का ये लक्षण है। अब और अति पीत के उपद्रव, किसी ने मतलब कम मात्रा में धूमपान किया या फिर अति मात्रा में धूमपान करा तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो सकते हैं, धूमपान से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। तो जिनको भी वो बेनिफिट दे रहा था, बेसिकली फेशियल जो आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको वो बेनिफिट दे रहा है। अब उसके ऑपोजिट चले जाओ, कानों के रोग हो गया, वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है, बहरापन, तो बाधिर्य, आइज़ में अंधापन, आंध्यम, ठीक है, मूकत्वम कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, वो गूंगा हो गया, मूकत्वम। रक्त पित्तम, धूमपान से क्या होता है आपका पित्त विशिएट होता है, तो रक्त पित्त डिजीज़ हो सकती है। शिरोभ्रमम, सिर में चक्कर आना। अकाले च अतिपीतश धूमा कुर्यात उपद्रवान, तो अगर कोई अमात्रा में या अति मात्रा में धूमपान कर रहा है तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलेंगे। क्या क्या, बाधिर्यम, अंध्यम, मूकत्वम, रक्तपित्त और शिरभ्रम। अब वर्जित कौन कौन है, किस किस को धूमपान नहीं करना, तो विरेचन, देखो अगर किसी ने भी पंचकर्मा के प्रोसीजर करवाए हैं, ऑलरेडी उसकी बॉडी वीक है, उसको आप धूमपान नहीं करवा सकते। तो विरेचन के केस में, किसी को बस्ती दिया उस केस में आप धूमपान नहीं करवाओगे। फिर मूर्छा, ऑलरेडी सिर उसका चकरा रहा है, उसमें आप उसको धूमपान करवा दो, ऐसा नहीं होगा। रक्तपित्त, मैंने बताया कि धूमपान से पित्त विशिएट होता है, तो अति उपद्रव में भी रक्तपित्त देखा गया है, ऑलरेडी किसी को रक्तपित्त है तो उसको भी हम धूमपान नहीं करवाएंगे। गर्भिणी, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो होती है ना वो बाल, वृद्ध और गर्भिणी इन तीनों में वर्जित होती है, तो गर्भिणी आ गया यहाँ पे। फिर श्रम, बहुत ज़्यादा थका हुआ है कोई, किसी ने अल्कोहल ले रखी है। आम, किसी को अनडाइजेस्टेड फूड, आम की कंडीशन है, तो पहले आप उसका दीपन पाचन करवाएंगे, उसकी आम का ट्रीटमेंट करवाएंगे, तब आप उसे धूमपान करवाएंगे। प्रजागरण, कोई रात से सोया नहीं है, उसको आप धूमपान करवा दो, ऑलरेडी रात्रि जागरण की वजह से उसका वात विशिएटेड है, धूमपान से और विशिएटेड हो जाएगा, तो नहीं करवाना। मूर्छा बता दिया, अनकॉन्शियस है, उसको धूमपान करवा रहे हो, नहीं करवाना। भ्रम है, ठीक है, तृष्णा, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कहीं ना कहीं इसका मतलब उसका पित्त विकृत है, तो धूमपान नहीं करवाएंगे। शत क्षीण में, कोई कमज़ोर है, किसी को चोट लगी है, इंजरी ट्रॉमा वाला है, उसे भी धूमपान नहीं करवाना। दधी, अब फूड आर्टिकल्स जैसे कि किसी ने दूध पिया है, शीर का पान किया है। दधी, किसी ने कर्ड खाई है। मद्य, अल्कोहलिक वाला ऑलरेडी आ चुका है। माक्षिक, अगर किसी ने हनी, शहद का भी सेवन किया है तो भी हम उसे धूमपान नहीं करवाएंगे। और डायबिटीज़ वाला पेशेंट, प्रमेह,
आदि। अब ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, इनमें हम धूमपान नहीं करवाएंगे। अब धूमपान से हम मॉडर्न में क्या देखते हैं, धूम्रपान, दैट इज़ योर सिगरेट्स। तो सिगरेट्स जो हैं वो क्यों हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्या वो प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं, क्योंकि वो कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है, वो हाईली हार्मफुल हैं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में भी मैंशनड है। अब सिगरेट्स में क्या बताया है कि 600 इंग्रेडिएंट्स एडेड होते हैं इसके अंदर, और जब हम इसको बर्न करके इनहेल करना स्टार्ट करते हैं तो 7000 केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। सोच सकते हो आजकल के वर्ल्ड में जहाँ हम हर एक चीज़ पे देखते हैं कि ऑर्गेनिक हो, और उस केस में 7000 केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर उसमें भी 69 कार्सिनोजेंस हैं, एक दो नहीं, 69 कार्सिनोजेंस। मोटे मोटे उनके नाम क्या हैं, एसीटोन, नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक, तार, ब्यूटेन, कैडमियम, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का वर्क क्या होता है, हमें पता है हीमोग्लोबिन से ज़्यादा अच्छी एफिनिटी है उसकी बाइंड होने की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हाइपोक्सिया, ठीक है। देन तार ये क्या करता है, आर्टरीज में डिपोजिशन करवाता है, डिपोजिशन की वजह से ब्लॉकेज कॉज करता है। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे कि एक पाइप है, अगर उसे हम दबा दें तो ब्लड जो वाटर होता है वो प्रेशर से आता है ना बाहर पाइप के थ्रू, ऐसी आर्टरीज हैं उसमें तार की डिपोजिशन हो गई है, ब्लॉकेज है आर्टरी में। अब क्या होगा, जो ब्लड है वो प्रेशर से जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं सप्लाई कम होगी ब्लड की, तो हार्ट अटैक, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसे केसेस देखने को मिलेंगे। देन निकोटीन हमें पता है एडिक्शन कॉज करने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है निकोटीन का। निकोटीन क्या करता है, ये डोपामिन इंक्रीज़ करवाता है बॉडी के अंदर, और डोपामिन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, एक सेंस ऑफ यूफोरिया, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अच्छा लगता है, मतलब तो उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है, इसलिए निकोटीन हार्मफुल है। अब रिस्क फैक्टर्स, जो सिगरेट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइबल, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हैबिट, डाइट, लाइफस्टाइल, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी की हैबिट को हम छुड़वा सकते हैं, डाइट को चेंज करवा सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करवा सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल, जिन पे हम वर्क नहीं कर सकते, वो क्या है, जैसे किसी का जेंडर, जेनेटिक मेकअप, इन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। और बेसिकली अगर हमें किसी को इस चीज़ पे वर्क करना है, हम क्या करेंगे, हम उन्हें लवंग, जो एला होती है, इलायची, वो हम उन्हें च्यू करने के लिए कह सकते हैं कि जैसे उनको निकोटीन से एडिक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम इलायची देकर थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते हैं कि आपको कभी भी मन कर रहा है ऐसे तो आप इलायची खा लीजिए, ठीक है, उससे आपको अच्छा लगेगा। या फिर और कोई ऐसी आप ड्रग दे सकते हो जो च्यूएबल हो और जिससे उनको एक सेंस ऑफ यूफोरिया जनरेट हो। उसके अलावा रसायन सेवन करवा सकते हैं। और इसमें एक और फैक्ट है कि अगर 50 ईयर्स की एज में भी कोई पर्सन जो है वो सिगरेट इन्हेलेशन स्टॉप कर दे या उसका यूज़ स्टॉप कर दे तो उसके नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में जो डेथ होने के चांसेस हैं वो अप टू 50% तक कम हो जाते हैं। ये लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है उद्वर्तन। टॉपिक हमारा उद्वर्तन है, लेकिन उद्वर्तन से रिलेटेड दो और वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं शास्त्रों में। वन इज़ उद्घर्षण एंड सेकंड इज़ उत्सादन। उद्घर्षण और उद्वर्तन, इन दोनों का वर्णन चक्रपाणि ने किया है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप अभ्यंग करने के बाद चूर्ण से अपनी बॉडी पे मसाज करते हो, उसका घर्षण करते हो, उसे रब करते हो चूर्ण को अभ्यंग करने के बाद, तो उसको बोला है उद्वर्तन। लेकिन जहाँ पे अभ्यंग का कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ आप चूर्ण से रगड़ रहे हो, घर्षण कर रहे हो अपने शरीर पर, उसको उद्घर्षण बोला है, उसमें अभ्यंग का वर्णन नहीं आता।
ठीक है। अभ्यंग का वर्णन उद्घर्षण में नहीं आता। देन उत्सादन, उत्सादन का वर्णन सुश्रुत ने किया है। सुश्रुत क्या बोलते हैं कि आप स्निग्ध ऑयल जैसे हो गया या फिर पाउडर या कोई चूर्ण, उनसे मसाज कर रहे हो, मतलब दोनों को मिला के जब आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड उत्सादन। अब यहाँ पे देखो उद्वर्तन, उद्वर्तन के लिए क्या बोला है डेफिनेशन, कषाय आदि रसयुक्त द्रव्य चूर्ण प्रयोग करते हैं अभ्यंग के पश्चात। पहले आप अभ्यंग करोगे, पूरी बॉडी पे ऑयलिंग करोगे, उसके बाद आप कषाय आदि रसयुक्त द्रव्य के चूर्ण से मसाज करोगे, उसका प्रयोग करोगे, दिस इज कॉल्ड उद्वर्तन। ठीक है, शरीर पे मर्दन कर रहे हैं हम चूर्ण का अभ्यंग के पश्चात। अब उद्वर्तन जो है उसकी दो हमें मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है शास्त्रों में, एक है उद्घर्षण और एक है उत्सादन। उद्घर्षण में क्या होता है, इसमें अभ्यंग का कोई वर्णन नहीं है, मतलब कहीं पे भी स्नेह प्रयोग नहीं हो रहा, प्रॉपर चूर्ण का प्रयोग है, तो उद्घर्षण। अब सिर्फ चूर्ण का प्रयोग कर रहे हो तो क्या होगा, जो आपका एक्सेस फैट होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो मेद प्रविलायन और त्वक की अग्नि को बढ़ाता है। त्वक की अग्नि मतलब भ्राजक पित्त, उसको बढ़ाएगा, कॉम्प्लेक्शन में कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट देगा स्किन में। उसके बाद आता है उत्सादन। उत्सादन में क्या होता है, स्नेह युक्त चूर्ण, मतलब जो आपका पाउडर है उसके अंदर स्नेह मिला हुआ है, ऑयल या फिर घी, या फिर आप कल्क का भी यूज़ कर सकते हो। कल्क क्या होता है, पेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं कल्क। इससे मर्दन करते हैं तो हम उसे उत्सादन बोलते हैं। इससे क्या होता है, कांति बढ़ती है, सौभाग्य और लघुता उत्पन्न होती है उत्सादन से। अब उद्वर्तन के लाभ अष्टांग हृदय सूत्र में वर्णन है। उद्वर्तनम कफहरम, उद्वर्तन जो होता है वो कफ को दूर करता है। मेद सह प्रविलायनम, जो मेद है, जो फैट है, उसका प्रविलायनम मतलब उसको मेल्ट कर देता है बॉडी में। स्थिरीकरण अंगानाम, अंगों को शरीर के स्थिरता प्रदान करता है। त्वक प्रसादकरम परम, स्किन को हेल्दी बनाता है, उसमें श्रेष्ठ है। ये हो गए उद्वर्तन के लाभ। नेक्स्ट आता है संवाहन। संवाहन का मतलब होता है अभ्यंग पश्चात सुख स्पर्श, मतलब किसी को आपने ऑयलिंग करवा दी पूरी बॉडी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़े सा थकावट, श्रम उत्पन्न होगा, तो उसको ठीक करने के लिए सॉफ्टली उसकी बॉडी को प्रेस करना, मसाज देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, रात को नींद नहीं आती बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से, उस टाइम अगर हमारे कोई हल्के से पैर दबा देता है तो नींद आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड संवाहन। अभ्यंग पश्चात सुख स्पर्श, ठीक है। पादाभ्याम कटी पर्यंत, मतलब पैरों से कटी प्रदेश तक जो किया जाता है सुख मर्दन, दैट इज़ कॉल्ड संवाहन। इससे लाभ क्या होते हैं, प्रीति। ओके, इससे लाभ क्या होते हैं, प्रीति। प्रीति मतलब सेटिस्फैक्शन। निद्रा करम, नींद आती है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया। वृष, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। कफ वात शमापहम, कफ को भी दूर करता है, वात को भी दूर करता है और थकावट को भी दूर करता है। मांस त्वक रक्त प्रसादन, मांस का प्रसादन करेगा, मतलब जो मांस धातु है हमारी वो अच्छी बनेगी। स्किन का प्रसादन करेगा, स्किन हेल्दी होगी। रक्त प्रसादन सर्कुलेशन को बेटर करेगा। लास्ट टॉपिक नहीं, थर्ड लास्ट टॉपिक, स्नान। स्नान के लिए चरक सूत्र 25 में अग्रय गण का वर्णन है, उसमें बताया गया है श्रम हराणाम श्रेष्ठम, थकावट को दूर करने में जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है वो क्या होता है, स्नान। अब स्नान कैसे करना चाहिए, कौन सा वाटर यूज़ करना चाहिए, जल का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वो कैसे बताया। उष्ण अम्बुना अधकायस्य, उष्ण मतलब हल्का सा जो गर्म पानी है उसको, अधकायस्य आधे शरीर के, परिषेक को बलावहा, परिषेक करने से बल बढ़ता है, यूज़ करने से बल बढ़ता है। तेन एव तु उत्तमांगस्य, मतलब आधे शरीर के ऊपर, ऊर्ध्व जत्रुगत, आपके फेस वाला रीजन हो गया, हेयर वाला रीजन हो गया, अगर उसमें आप उष्ण अम्बु का प्रयोग करेंगे तो बल का नाश होगा, केश जो होंगे उनका नाश होगा, हेयर फॉल। चक्षुषाम, आईज, विजन की प्रॉब्लम भी आपको मिलेगी। तो आचार्य वाग्भट का कहना ये है कि
जत्रुगत मतलब क्लाविकल से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हमें ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, परिषेक करना चाहिए। और जो इंफ्रा क्लाविकुलर जितना भी आपका बॉडी आ जाती है उसके लिए आपको उष्ण अम्बु का, गर्म पानी का या ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करना चाहिए। इससे शरीर के बल की वृद्धि होगी। अब स्नान के लाभ क्या होते हैं? दीपनम वृषयम आयुष्यम स्नानम ओजम बलप्रदम। स्नान करने से दीपन अग्नि बढ़ती है। देखा होगा नहाने के बाद भूख लगती है ज़्यादातर, तो दीपनम। वृषयम फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। आयुष्यम आयु बढ़ती है, हेल्दी रहते हैं, जर्म्स वगैरह दूर हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए लाइफ बढ़ती है। स्नानम ओज बलप्रदम इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि इन्फेक्शंस दूर हो रहे हैं, बल को भी बढ़ा रहा है इसलिए। कंडू मल श्रम स्वेद, कहीं पे इचिंग हो रही है स्किन प्रॉब्लम की वजह से तो वो दूर हो जाएगी क्योंकि हाइजीन मेंटेन हो रहा है। मल बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो भी स्नान के थ्रू रिमूव आउट होते हैं। थकावट तो दूर करने में श्रेष्ठ है ही, और स्वेटिंग जो हो रही है उसमें भी हेल्प करता है। बात करने के बाद, बादिंग के बाद, स्नान करने के बाद स्वेटिंग कम होती है। तंद्रा त्रिट दहा पापम जित। तंद्रा मतलब थकावट, लिथार्जी, बिना कुछ काम करे थकावट होना। तंद्रा त्रिट प्यास ज़्यादा लगना पित्त की विकृति की वजह से हो रहा है। दाहा पित्त की विकृति की वजह से शरीर में टेम्परेचर, ऐसा जलन सी महसूस होना, जैसे शरीर तप रहा हो ऐसा लगना। इन सारी चीज़ों को, इन सारे पाप मतलब कि सारे जो साइंस और सिम्टम्स हैं उनको जीतने वाला होता है स्नान। ये हो गए स्नान के लाभ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्नान कर सकता है, कुछ लोगों के लिए स्नान वर्जित है। किन के लिए वर्जित है? तो स्नानम अर्दितम नेत्र आस्य कर्ण रोग अतिसारेषु। जो अर्दित का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस वाले को आप स्नान नहीं करवाओगे। आइज़ की किसी को प्रॉब्लम है, आस्य माउथ रिलेटेड, मुख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कर्ण रोग है या फिर अतिसार, डायरिया। ये किसके लिए बताया? बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था, पॉन्ड वगैरह में, रिवर्स में नहाने जाते थे, तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है ना, तो जैसे अगर किसी को डायरिया है, ठीक है, आइज़ वगैरह से कोई डिजीज़ है, तो वो कैसी हो सकती है? इन्फेक्शियस हो सकती है, कम्युनिकेबल हो सकती है, इसलिए मना किया गया था। पर ये चीज़ें आजकल के सिनेरियो में फ़िट नहीं होती। आदमान में क्या होता है? पेट का फूलना। पीनस जुखाम होता है जो साइनोसाइटिस, अजीर्ण इंडाइजेशन, भुक्तवत्सु खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, गार्हितम इन लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। किस किस को? फेशियल पैरालिसिस वाले को, आइज़ की प्रॉब्लम, माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम, ईयर रिलेटेड कोई डिजीज़, डायरिया है, आदमान पेट का फूलना, साइनोसाइटिस है, अजीर्ण इंडाइजेशन और भुक्तवत्सु। क्योंकि स्नान जो है वो आपकी अग्नि पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो अगर किसी को इंडाइजेशन है, ऑलरेडी उसकी अग्नि मंद है और उसने अभी अभी खाना खाया है, तो उसको स्नान नहीं करना चाहिए। खाना खाने के एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद ही हमें नहाने जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अनुलेपन। स्नान के पश्चात अनुलेप करना चाहिए, मतलब बॉडी को मेडिसिन के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू कवर करना चाहिए, दैट इज़ अनुलेपन। स्नान के पश्चात किए जाने वाला कार्य जिसमें त्वक पर लेपन किया जाता है विभिन्न औषध द्रव्यों द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड अनुलेपन। अब ये सीजन्स के अकॉर्डिंग है, जैसे हेमंत और शिशिर, अर्ली और लेट विंटर्स के लिए बताया। कुमकुम, गुरु और कस्तूरी ये उष्ण वीर्य वाली ड्रग्स हैं, इनका यूज़ बताया। वसंत स्प्रिंग सीजन में कफ बढ़ा हुआ होता है तो कुमकुम अगुरु, लेकिन वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी समर्स भी स्टार्ट हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा जो सूरज की रोशनी है वो बढ़ रही है, सूरज का ताप बढ़ रहा है, तो ठंडी चीज़ें भी यूज़ करोगे एट द सेम टाइम, तो कर्पूर और चंदन। देन ग्रीष्म में प्रॉपर समर्स आ गई तो शीत वीर्य वाली ही ड्रग्स यूज़ होंगी, तो सिर्फ चंदन का प्रयोग बताया। शरद में पित्त विकृति होती है, पित्त विकृति में शीतवीर्य का यूज़ करेंगे तो कर्पूर, चंदन, सिंदूर और रजनी। रजनी क्या होता है? हरिद्रा, हल्दी, उसका पर्याय है रजनी। अब लाभ क्या होते हैं अनुलेपन से? तो अगर आप स्नान के बाद अनुलेपन करेंगे, मतलब इन औषध द्रव्यों का लेप करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, उससे वर्ण कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, बल बढ़ता है,
सौभाग्य, मन प्रसादन, मन खुश रहेगा, मतलब वो है ना कि एक जैसे कर्पूर है, चंदन है, तो ये एरोमा थेरेपी काइंड ऑफ के लिए भी यूज़ होते हैं, तो इसलिए मन प्रसादन। श्रम, थकावट दूर होगी। दौर्गंध्य, अब मैंने बताया एरोमा थेरेपी में यूज़ होती हैं ये चीज़ें, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें, तो दौर्गंध्य को तो दूर करेंगे, तो ये हो गए इसके लाभ। अब वर्जित, सेम जैसे स्नान में जो जो चीज़ें वर्जित हैं, देखो बच्चे, अनुलेपन कब करना है? स्नान के पश्चात करना है। अब अगर आप स्नान ही नहीं कर सकते तो अनुलेपन कहाँ से करोगे? तो जो जो स्नान के लिए वर्जित हैं वही अनुलेपन के लिए भी वर्जित है। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ वस्त्र धारण। वस्त्र धारण के लिए भी इन्होंने ऋतु अकॉर्डिंग बताया, जैसे हेमंत और शिशिर कैसी आएंगे? विंटर्स वाली, तो इनमें कैसे वस्त्र धारण करोगे आप? प्रवार, अजीन, प्रवेणी और कौशय, मतलब जितने भी आपके वूलन्स होते हैं और थिक फैब्रिक्स, उनका यूज़ करने के लिए बताया। ग्रीष्म ऋतु में श्वेत, कषाय और सूक्ष्म, गर्मियों में हमें अच्छे लगते हैं ना पतले कपड़े हों जो, बिल्कुल है ना, वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, लाइट शेड्स, तो वही बताया। वर्षा में शुक्ल अंबर और शरद में भी अंबर, अंबर लाइट स्काई ब्लू जो होता है वो, शुक्ल इज़ वाइट, तो ये कलर्स बता दिए। इनके अकॉर्डिंग हमें क्लोथ्स अपने वेयर करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीज़न, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अब इससे लाभ क्या होता है? तो सौंदर्य बढ़ता है, अच्छे से ड्रेसअप हो गए तो दिखने में अच्छे लगोगे, सौंदर्य बढ़ेगा। यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है। आयु क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वस्त्र धारण क्या है? दिनचर्या का एक कॉन्सेप्ट, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो माइक्रोब्स, इन्फेक्शंस कहीं ना कहीं उनको प्रिवेंट कर रहा है, तो आयु बढ़ रही है। दरिद्रता कम हो रही है। मन का प्रसादन, जैसे हम नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है? मन खुश होता है ना, और वहीं आप पुराने बिना धुले कपड़े पहन लो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मन प्रसादन। और अभिघातज व्याधि नहीं होती, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ेस नहीं होती। सो विद दिस हम अपना दिनचर्या का सिलेबस फिनिश कर रहे हैं। बस इतना ही है दिनचर्या में, बस नहीं है, मतलब 4 पार्ट्स हैं दिनचर्या के, बट दिस इज़ इनफ फॉर यू ऑल। यहाँ पे दिनचर्या चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।